नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर चौहान आप सभी का आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन क्लास पर सभी का स्वागत करता हूं। साथ में वंदन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बच्चों, आज जिस चैप्टर को हम और आप पढ़ेंगे वह चैप्टर इंग्लिश पैडागॉजी के चैप्टर अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग का है। इसमें से जिस अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही फेमस अप्रोच है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और फिर हम बात करेंगे ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। ये चार ऐसे अप्रोचेज हैं जिनसे स्टेट टेट या सी टेट या जितनी भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैं उनमें इनसे प्रायः प्रश्नों को देखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंडक्टिव मेथड, है ना। इंडक्टिव मेथड यानी इंडक्टिव का मतलब होता है, यहां पे देखेंगे इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है आगमन विधि, और डिडक्टिव का मेथड होता है निगमन विधि। ठीक है। आगमन विधि में कहते हैं, इंडक्टिव मेथड में कहते हैं कि भाई उदाहरण पहले बच्चों को दिया जाए और फिर हम उसको रूल की ओर कनेक्ट करें। तो इंडक्टिव मेथड में आप देखेंगे एग्जाम्पल से रूल की बात होती है, यानी पहले बच्चों में उदाहरण देंगे और उदाहरण से ही बच्चे जो है रूल को जनरलाइज करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल टू रूल कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है ना। स्पेसिफिक कैसे होता है, ये सपोज करो कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहां पर देखिए आप, जैसे हमने लिया राम इट्स अ मैंगो, फिर लिया सीता इट्स अ मैंगो। अब यहां देखिए, ये यहां पर आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। यानी हमने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया वो राम नाम के स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिया, सीता नाम की लड़की के लिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। तो जहां पर स्पेसिफिक हो, अब चूंकि यह जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है यह किसी न किसी फॉर्मूले या रूल पर ही क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता होगा, यानी ये क्या हो गया, रूल हो गया। तो जब हम उदाहरण से नियम की ओर की बात करेंगे, तो हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड होगा। अच्छा, और जब बच्चे एग्जाम्पल से रूल को खुद क्रिएट कर रहे हैं तो थिंकिंग कैसी होगी इनकी, इनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बालक कैसे होते हैं बच्चे, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जो बालक होते हैं वह क्रिएटिव होते हैं, है ना, क्रिएटिव थिंकर होते हैं, वह बहुत ही सृजनात्मक होते हैं। आगे अगर बात करें तो यह स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है और साइंटिफिक मेथड होता है। स्टूडेंट ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बच्चा एग्जाम्पल से रूल को खुद क्रिएट कर रहा है, यानी बच्चा जो है यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सर बात को, बच्चा एक्टिवली रूल को क्रिएट कर रहा है, बच्चा एक्टिवली साइंटिफिक अप्रोच के तहत, डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्रोच के तहत बच्चा क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टू जनरल हो रहा है, यानी उदाहरण से नियमों की खोज खुद कर रहा है। तो देखा जाए तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में यह वाला जो मेथड है, इंडक्टिव मेथड, ये साइंटिफिक अप्रोच वाला हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर देखें डिडक्टिव में तो ठीक इसका उल्टा, यहां पे डिडक्टिव मेथड क्या है, सबसे पहले रूल और फिर एग्जांपल। आपने देखा होगा इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई इसमें फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते थे, बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल देते थे, जो यहाँ पर दिखाया गया। देखो यहाँ रूल है, बहुत सारे एग्जाम्पल के तहत रूल में गए और रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए। तो यह क्या होगा, यह थिंकिंग जो होगा बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा, और ट्रेडिशनल थिंकिंग की वजह से ही यह साइंटिफिक नहीं है, इसका दृष्टिकोण साइंटिफिक नहीं है। क्लियर है। अब इसलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, रूल से एग्जाम्पल की बात की गई है, इसलिए यहाँ जनरलाइज टू स्पेसिफिक की बात की गई है। जनरलाइज जो हमेशा होगा ये क्या होगा, नियम जो होता है वो हमेशा किसी सिद्धांत पे होता है, इसलिए इसको जनरलाइज कहते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग इसलिए चूंकि यहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना, वन लाइनर यस या नो में या एक सेंटेंस में जो उत्तर देते हैं, और यह कैसा होगा, टीचर ओरिएंटेड होगा, इसलिए यहां पे स्टूडेंट का रोल कैसा होगा, पैसिव होगा।
यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया है, इस रूल को रोट लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल बना लिए। चलिए, तो अब एक बात करते हैं इसमें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो जो मेथड है, इन मेथडों में ज्यादा साइंटिफिक कौन है, तो क्या हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव मेथड एक तो एग्जाम्पल से रूल की बात करता है, दूसरा स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की बात करता है, तीसरा डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करता है, फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड भी और साइंटिफिक मेथड भी। तो यह तो बात थी आपके इंडक्टिव मेथड की और डिडक्टिव मेथड की। अब यहां पर जो स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन है, इसमें देखिए कैसे होता है ये, कुछ एग्जांपल के माध्यम से। सपोज करें कि हमने कुछ स्पेसिफिक उदाहरण को ले लिया, कुछ विशिष्ट उदाहरणों को हमने लिया है। राम एल्डर ब्रदर इज इंटेलिजेंट, श्याम एल्डर। अब यहां पे देखो सभी के भाई क्या है, तेज हैं, लेकिन मोहन, सोहन या श्याम या राम जो भी हो, सारे एग्जाम्पल क्या है, स्पेसिफिक हैं। जब सारे एग्जाम्पल यहाँ स्पेसिफिक हैं तो एक कॉमनली हम कह सकते हैं ना, जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई ऑल एल्डर ब्रदर आर इंटेलिजेंट, यानी सभी के जो बड़े भाई हैं वो तेज होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, यहां से स्पेसिफिक टू जनरल। क्लियर है? अब बच्चों अगर हम देखें ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड को, तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें देखो डिटेल्ड स्टडी ऑफ ग्रामर, स्ट्रेस ऑन टीचिंग वोकैबुलरी, मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड। रोट लर्निंग का ऐसा लगता है कि बढ़ चढ़ के इसमें प्रयोग किया गया है। ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल इसलिए इसको हम टीचर सेंटर्ड या टीचर ओरिएंटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचर सेंटर्ड या टीचर ओरिएंटेड भी कहते हैं। इसलिए यह किसको बढ़ावा दे रहा है? रोट लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग यहाँ थोड़ा कम है, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए डिडक्टिव है। मैंने आपको बोला था कि जो डिडक्टिव होता है वह क्या होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है। देखिए यहाँ से डिडक्टिव, ट्रेडिशनल मेथड और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, यानी यह टीचर सेंटर्ड हो गया। ये भी समझ में आ गया आपको बात। अब चूंकि यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो आप बताएं कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पेसिव हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, पेसिव। पेसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की निष्क्रियता देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्टिव लर्निंग में यहाँ पर एक्टिव लर्निंग नहीं शब्द आएगा, एक्टिव टीचिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक्टिव टीचिंग जो कर रहा है वो टीचर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कौन इन्वॉल्व हो रहा है? टीचर इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स है वह कह सकते हैं कि स्टूडेंट न रह करके टीचर टीचिंग में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए बच्चे यहाँ निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ज्यादा मजे वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ निष्क्रिय हो गया है। ट्रांसलेशन में यहां पर अगर देखेंगे तो ट्रांसलेटिंग सेंटेंस फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश, ये टारगेट लैंग्वेज को फोकस करता है। यानी ट्रांसलेशन वाले फोकस पे ज्यादा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज वेल एज ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो दोनों तरफ से ट्रांसलेशन करवाया जा रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ एक्टिव नहीं है। बच्चा बस रोट लर्निंग, जनरलाइज कर लिया, रूल को रट लिया और उन्हीं रूल के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे वह उन चीजों को बनाने की कोशिश करता है। बहुत अच्छे। तो आगे की अगर बात करें तो ड्रॉबैक क्या है भाई ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड का? तो ड्रॉबैक की बात करें बेटा, तो देखो पेसिव रोल ऑफ लर्नर। यहां पर एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि यहां पर बच्चा कुछ खोज नहीं रहा है। बच्चे का जो अप्रोच है वो बच्चा कुछ खोज नहीं रहा है, बल्कि बच्चा रोट लर्निंग कर रहा है ना। तो जब बच्चा रोट लर्निंग करेगा तो कुछ भी खोजने पे ध्यान नहीं देगा, साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगा। और जब साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगा बच्चे का, तो वो बच्चा का रोल कैसा हो जाएगा, उसकी भूमिका निष्क्रिय हो जाएगी। अगला क्या है, टीचर वॉज डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट टू। देखो बात वही आ गई, यहां कोई इनोवेटिव काम नहीं हो रहा है, कोई इनोवेशन का काम नहीं हो रहा है, बल्कि टीचर भी यहां पर बच्चों को टेक्स्ट बुक या ट्रांसलेशन या ग्रामर की किताबों पर निर्भरता करवा देता है कि बच्चे ये रहे रूल, और इस रूल पे कई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो बच्चों की यहां क्या हो गई, निष्क्रियता हो गई। इसलिए यह भी ड्रॉबैक है, यह भी एक कमी है किसका, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड का। तीसरे पॉइंट को देखें तो स्टूडेंट फाउंड द मेथड फ्रस्ट्रेटिंग एज दे हैड टू मेमोराइजिंग वर्ड और रूल। यहां पे बच्चा नियम और शब्दों को सीखते सीखते बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत बोर हो जाता है। बोलता है कि इंटरेस्ट नहीं आने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप रूल को रोड करते हैं, शब्दों को, वोकैबुलरी का बोझ आपके ऊपर है, और कहीं ना कहीं आप नियमों को रट रहे हैं। रटंत विद्या है ना, रटंत प्रणाली के द्वारा आप सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक दृष्टिकोण तो नहीं रहेगा बेटा।
समझ रहे बात को। तो यह जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यह आपके ड्रॉबैक हैं, किसके? ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड के ड्रॉबैक है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड, कि इज ग्रामर नेसेसरी टू लर्न लैंग्वेज? क्या भाषा सीखने के लिए यह नेसेसरी है? तो इसमें बहुत सारे वेरियस स्टडीज में पाया गया कि भाई ग्रामर डज नॉट नेसेसरी कंटिन्यू पॉसिबिलिटी वर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। हाँ, इसका ये कह सकते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये गड़बड़ होगा। महत्वपूर्ण यहां पर आपको भाषा सीखने के लिए इसमें इसकी महत्वपूर्णता थोड़ी कम हो जाती है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि कम महत्वपूर्ण है, और लर्निंग फंक्शनल ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जरूरी क्या है भैया? तो फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या है? तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप बातचीत करते हैं, और वह बातचीत जो है जिस स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है, कम से कम वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज करें तो टेंस को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई काम वर्तमान में हो रहा है तो आपको कम से कम प्रेजेंट टेंस के नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई काम पास्ट में हो गया तो पास्ट टेंस के नियमों को तो ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर टेंस के नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई प्रेजेंट वाला फ्यूचर में, फ्यूचर वाला पास्ट में, तो ऐसा नहीं होगा। फंक्शनल यूज का मतलब होता है कि जिस वोकैब्स का, जिस सेंटेंस का, जिस भाषा का हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और उससे अगर कोई ग्रामर का अटैचमेंट है तो कम से कम उतना ग्रामर तो आना चाहिए। लेकिन ग्रामर का बोझ लिए हुए भाषा को सीखेंगे तो इसे पूरी तरह नकार देना है, इसे झुठला देना है। समझ बात को? तो बच्चों बहुत बेहतरीन है ये। आप 4 जितने भी आप देख रहे हैं, यह चारों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत उलझ जाते हैं इसमें। और मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको, आपकी बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जलाने की, बिना मेंटोस खाए, है ना। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव में एक तो डिफरेंसेस को आपने देखा, स्पेसिफिक टू जनरलाइज कैसे होता है इसको भी आपने बेहतरीन तरीके से समझा, और ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड को भी हमने एक एक करके देखा है, बारीकियों को देखा है, ताकि इस पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से कर सके। और आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, जो डीप एनालिसिस है वो करें, और उसके बाद जो है बेहतरीन कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को बेहतर कर पाएंगे, 90 से 95%, मैं कहता हूं 100% भी कर पाएंगे। मैं MS चौहान आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही अगले बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।